Hello everyone, how are you guys? I hope you all must be doing wonderful. Let us start with the new chapter, income from other sources. इसको IFOS भी कहते हैं। IFOS में टैक्सेबिलिटी कैसे डिटरमाइन होती है? भैया सिंपल है, जो इनकम कहीं और टैक्सेबल नहीं है वो यहाँ पे टैक्सेबल होंगी। अपन ने बहुत सारे हेड्स में देखा था, मतलब सारे हेड्स में बहुत सारी इनकम्स ऐसी देखी थी जो वहां पे टैक्सेबल नहीं थी, इसलिए IFOS में टैक्सेबल होंगी। जैसे अपन ने देखा था हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होने के लिए सेक्शन 22 कहता है ओनरशिप होना, बट अगर आपके पास ओनरशिप नहीं है, मतलब आपने किसी और से घर लेके किसी और को दिया है, तो सबलेटिंग हो गया। अब सबलेटिंग वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जा सकती, तो कहां आएंगी? IFOS में आएंगी। वैकेंट लैंड का रेंट, मतलब ग्राउंड रेंट कहते हैं उसको, वो भी IFOS में आएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं होती, इसलिए यहां पे टैक्सेबल होती है। तो अपन देख लेते हैं कौन सी ऐसी इनकम है। छोटा सा हेड है, एक आध घंटा लगेगा, खत्म हो जाएगा। सबसे पहला है रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, मतलब ग्राउंड रेंट कहते हैं इसको। रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, इसको ग्राउंड रेंट कहते हैं। दूसरा इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। मैंने PGBP में आपको बताया था, इनकम टैक्स पे जो रिफंड मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता, बट इनकम टैक्स के रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो IFOS में टैक्सेबल होता है। ठीक है, ओके। फिर ये ग्राउंड रेंट रिपीटेशन है, इसको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद में कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो कैजुअली आपको होगी, आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़े, तो इसकी टैक्सेबिलिटी किसी चारों हेड में नहीं आती है, यहां पे आती है। जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, पजल्स, गेम्स, कार्ड शोज, इसके तरफ। ठीक है। फिर डायरेक्टर्स की सिटिंग फीस, डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग में बैठने के लिए जो पैसे मिलते हैं वो इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय नहीं रहते, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप सिटिंग फीस के लिए नहीं रहेगा, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो सैलरी में नहीं जा सकता, यहां पे आएगा। ठीक है। सेम चीज एक और चीज पूछते हैं कि भैया डायरेक्टर के साथ में जो कंपनी का रिलेशनशिप है वो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो जो रेम्यूनरेशन दिया है वो सैलरी में जाएगा, बट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो वो जो रेम्यूनरेशन है वो IFOS में आता है। डायरेक्टर और कंपनी का अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो वो IFOS में आएगा। अब डायरेक्टर और कंपनी का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नहीं है ये पता कैसे चलता? तो ये GST के अंदर भी देखे हुआ है अपन ने। आपको देखना पड़ेगा TDS कौन से सेक्शन में कट रहा है। अगर सेक्शन 192 में TDS कट रहा है तो वो सैलरी है, और अगर TDS 194J में कट रहा है तो वो सैलरी नहीं, वो प्रोफेशनल फीस है, वो प्रोफेशनल फीस है। ठीक है। अब अगर 192 में TDS कटा तो ये जाता है अंडर हेड सैलरी, और अगर 194J में TDS काट रहे हो तो ये जाएगा अंडर हेड IFOS। जैसे सिटिंग फीस का TDS 194J में कटता है और इसीलिए डायरेक्टर्स का सिटिंग फीस IFOS में टैक्सेबल होता है। आई होप ये काफी क्लियर है। ठीक है। फिर उसके बाद डिविडेंड, ये एक्सेप्ट 115 तो गायब हो चुका है, तो अब सारे के सारे डिविडेंड्स IFOS में टैक्सेबल होते हैं, चाहे वो सिक्योरिटीज एज अ स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड कर रहे हो या एज अ इन्वेस्टमेंट हेल्ड कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे डिविडेंड्स IFOS में टैक्सेबल होंगे। एग्जामिनेशन फीस रिसीव्ड बाय टीचर फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर, अगर कोई टीचर है उसको अपने एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से एग्जामिनेशन फीस मिलती है, जैसे आपकी एग्जाम्स में जो इन्विजिलेटर्स आते हैं उनको जो फीस मिलता है वो कहां टैक्सेबल होता है? उनके हेड में, उनके हाथों में, IFOS के अंदर। ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेस, सेक्शन देखा था अपन ने 115 सेक्शन 78%, 60 + 25 का सरचार्ज प्लस 4% सेस, ऐसा मिला के 78% था। चैप्टर 1 में देखा था वो अनडिस्क्लोज सोर्स की इनकम भी IFOS में टैक्सेबल होती है। डायरेक्टर्स को जो बैंक से कमीशन मिलता है गारंटी देने के लिए वो भी टैक्सेबल होता है IFOS में। ठीक है। उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन जो डायरेक्टर को मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है IFOS के अंदर। ठीक है। MPs और MLAs, सैलरी के अंदर देखा था MPs और MLAs गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं रहते, तो उनको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा गवर्नमेंट से वो टैक्सेबल रहेगा IFOS के अंदर। ठीक है। इसके लॉजिक सारे के सारे मैं रेगुलर लेक्चर में बता चुका हूं, तो मैं यहाँ पे लॉजिक बताना नहीं चाह रहा हूं, नहीं तो खाली फुकट ये वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको शॉर्ट रख रहा हूं, क्रिस्प रख रहा हूं। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के अंदर लैंड है तो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है, बट अगर इंडिया के बाहर लैंड है और वहां से एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है तो ये टैक्सेबल है। अपन ने देखा था रेसिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस में, और अगर टैक्सेबल है आउटसाइड इंडिया से तो भैया वो टैक्सेबल रहेगी IFOS के अंदर। फिर कैपिटल गेन्स के अंदर एक और सेक्शन देखा था कंपलसरी एक्विजिशन का, जो कंपेंसेशन मिलता है
उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है आपको कंपलसरी एक्विजिशन सेक्शन 45(5). कंपलसरी एक्विजिशन हुआ तो उस पे जो कंपेंसेशन मिलेगा उसका तो टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन्स पे निकालते हैं सेक्शन 45(5) में, बट वो कंपलसरी एक्विजिशन का कंपेंसेशन बहुत टाइम बाद मिलता है, तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है आपको बच्चा बाड़ी, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है आईएफओएस में। प्लस एक और बात याद रखना, किस साल का इंटरेस्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस साल का इंटरेस्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्रीवियस ईयर में ये इंटरेस्ट रिसीव होता है, जो प्रीवियस ईयर में ये इंटरेस्ट रिसीव होता है उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल रहता। प्लस इसमें 50% का आपको डिडक्शन भी मिलता, सेक्शन 57 आगे देखेंगे। तो ये इंटरेस्ट के बारे में बात ऐसी है कि अगर कंपलसरी एक्विजिशन पे आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है इन द प्रीवियस ईयर ऑफ रिसिट। कौन से साल में? जिस साल में इंटरेस्ट रिसीव हुआ। और सेकेंड चीज, उसका 50% डिडक्शन मिलता, मतलब आपको पिछले 5 सालों का 1-1 लाख रुपए का इंटरेस्ट इस साल मिल गया, टोटल 5 लाख रुपए, तो पूरा 5 लाख इस साल टैक्सेबल रहेगा और उसमें से आधा मतलब 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब टैक्सेबल अमाउंट विल बी ओनली 2.5 लाख। इसका एक क्वेश्चन भी कंसेप्ट बुक के अंदर करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन जो मिलता है वो भी आईएफओएस में टैक्सेबल रहता है, ठीक है ना। फैमिली पेंशन जो मिलता है, मतलब अगर कोई आदमी मर गया तो उसके फैमिली को जो पेंशन मिल रहा है उसको फैमिली पेंशन कहते हैं और वो आईएफओएस में टैक्सेबल होता है। प्लस सेक्शन 57 में उसका डिडक्शन मिलता है। हाँ, फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट अंडर द हेड आईएफओएस, ठीक है। और उसके अंदर फैमिली पेंशन में आपको डिडक्शन भी मिलता है सेक्शन 57 का। क्या डिडक्शन है? डिडक्शन है 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, मतलब जितना फैमिली पेंशन रिसीव हुआ उसका 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर है वो आगे दिए हुआ है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद ये पॉइंट कहता है कि अगर आपको कोई कंपेंसेशन मिला इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, और वो सैलरी में भी टैक्सेबल नहीं है, वो बिजनेस में भी टैक्सेबल नहीं है, मतलब ना सैलरी में टैक्सेबल है ना पीजीबीपी में टैक्सेबल, तो कहां टैक्सेबल रहेगा? टैक्सेबल रहेगा आईएफओएस में, टैक्सेबल रहेगा आईएफओएस में। उसको बिना टैक्स करे छोड़ेंगे नहीं। आईएफओएस में दे रखा है ना हमने, रेसिडुअली हेड है ये हमारा, जो इनकम कहीं और नहीं जाती यहां पे आ गई, ठीक है। मतलब क्या है, 224 की डेफिनेशन में उसको इनकम में डाल दिया कंपेंसेशन को, ठीक है। अब ये कंपेंसेशन अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल हो रहा है तो 28 कर देगा, सैलरी में टैक्सेबल हो रहा है तो सैलरी लगा देगा। अगर ना पीजीबीपी में आता ना सैलरी में आता तो कहा जाएगा आईएफओएस में, ठीक है। उसके बाद एडवांस फोरफिटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, हमको पता है कैपिटल गेन्स में देखे भाई, अगर ये 1/4/2014 के पहले रहा तो काई में से माइनस होता, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होता एडवांस फोरफिटेड। और अगर 1/4/2014 या उसके बाद में एडवांस आपने फोरफिट करे हुआ है तो भैया आईएफओएस में डायरेक्टली टैक्सेबल रहेगा, जिस साल आपने फोरफिट करा है उस साल। याद है सब? हाँ, तो ये इनकम्स जनरली आईएफओएस में टैक्सेबल होती है, ठीक है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एग्जाम में क्या क्या आता है? एग्जाम में ये एक इनकम टैक्स रिफंड आता है, ये दूसरा ये आता है, तीसरा ये फैमिली पेंशन याद रखना है, चौथा ये इंटरेस्ट वाला चीज है, एग्रीकल्चरल लैंड, ये 5 चीजें और ये 6 चीजें तो पक्के में आपको याद रखनी है, इसको टिक कर लेना, ठीक है ना। ओके, फिर अब अभी वाली जो अपन ने इनकम पढ़ी ना, ये हमेशा आईएफओएस में टैक्सेबल होती है। ऐसा नहीं है कि पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं रही तो आईएफओएस में टैक्सेबल होंगे, ठीक है। बट अब जो इनकम हम पढ़ने वाले हैं, ये इनकम आईएफओएस में तब टैक्सेबल रहेंगी अगर ये पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है तब, ठीक है। तो देखो लिखा है फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल अंडर हेड आईएफओएस इफ दे आर नॉट टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। जैसे एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर, हमने कल ही सेक्शन 36(1) के अंदर देखा था कि भैया जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो पहले एम्प्लॉयर की इनकम में जाता है और बाद में उसको डिडक्शन मिलता है अगर उसने ड्यू डेट के पहले रेमिट कर दिया तो अगर ड्यू डेट के पहले रेमिट नहीं करा तो कहां टैक्सेबल रहेगा? पीजीबीपी में या आईएफओएस में, एज द केस में बी। तो मतलब अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ड्यू डेट के पहले एम्प्लॉयर ने फंड के अंदर नहीं डाला तो उसके हाथों में पीजीबीपी में टैक्सेबल होता, और अगर किसी कारणवश पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हो रहा है तो भैया आईएफओएस में आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज जो है उस पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, जैसे डिबेंचर्स लिया आपने, उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपका धंधा है ये, मतलब आपने वो डिबेंचर्स एज अ स्टॉक इन ट्रेड परचेस करे हुए हैं, एज अ स्टॉक इन ट्रेड परचेस करे हुए हैं, तो उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो पीजीबीपी में जाएगा।
और एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आपने हेल्ड करे हुए है तो उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो जाएगा आईएफओएस में। तो ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टैक्सेबल अंडर हेड आईएफओएस इफ इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी। रॉयल्टी इनकम, अगर कुछ रॉयल्टी इनकम होती है आपको, अब शायद हो सकती है बुक से रॉयल्टी इनकम हो, जैसे मेरे को बुक से रॉयल्टी इनकम होती है। अब मेरी रॉयल्टी इनकम कहां जाती है? मेरी रॉयल्टी इनकम जाती है पीजीबीपी में, क्योंकि मेरा वो बिजनेस है। अब कोई आदमी ऐसा है जो सैलरीड है, मतलब जो जॉब कर रहा, ठीक है, अब वो जॉब कर रहा पर उसने एक साथ में बुक लिख दिया, सीए है, सीए के लाइफ के बारे में बुक लिख दिया, चलने लग गई, अब उसको रॉयल्टी आ रही है, तो क्या वो उसका बिजनेस है? नहीं, तो वो रॉयल्टी इनकम उसके पीजीबीपी में नहीं जा सकती, तो फिर कहां आएगी? आईएफओएस में आएगी भैया। इंश्योरेंस कमीशन सेम, इंश्योरेंस एजेंट्स बहुत सारे हैं, कुछ लोग स्पेसिफिक सिर्फ उनका बिजनेस ही है कि इंश्योरेंस एजेंट ही है वो, तो उनको जो कमीशन मिलता है वो पीजीबीपी में जाता है। बट कुछ लोग पार्ट टाइम काम कर लेते हैं, धंधा नहीं है उनका, धंधा कुछ और है, इंश्योरेंस का भी काम साथ में कर ले रहे, तो वो केस में जो इंश्योरेंस कमीशन मिलता है वो जाता है आईएफओएस में, आईएफओएस में, ठीक है। फिर हमने देखा था लेटिंग आउट, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर एसेट्स, जिसके अंदर लेटिंग सेपरेबल रहा तो हाउस प्रॉपर्टी का मैटर है, और अगर लेटिंग सेपरेबल नहीं रहा, लेटिंग अगर सेपरेबल नहीं रहा तो वो कहा जाएगा? आईएफओएस में आएगा, अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है तो। याद है आपको मैंने हाउस प्रॉपर्टी में बताया था दो सेग्रीगेशन थे पहले ही पेज पे, इफ लेटिंग इज सेपरेबल, इफ लेटिंग इज नॉट सेपरेबल, देख लेना वहां पे होटल बिजनेस पीजी वालों का एग्जांपल दिया हुआ है बुक के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर ऑन हायर, इसका मैंने आपको बताया था पीजीबीपी के अंदर, पीजीबीपी के अंदर एक नीचे छोटा सा लाइन लिखे हुआ था, मैंने आपको बोला था देखो अगर किसी का बिजनेस है लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर ऑन हायर, उसका बिजनेस है, तो जो इनकम होती है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगी और डेप्रिसिएशन मिलेगा सेक्शन 32 में। बट अगर उसका बिजनेस नहीं है और फिर भी उसने चेयर्स किराए पे दिया, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 100 चेयर थी, भाई बाजू वालों की बर्थडे पार्टी थी, हाँ, तो वो केस में क्या होगा? वो केस में जो इनकम है वो आईएफओएस में टैक्सेबल होंगी, और चेयर या प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो सेक्शन 57 में मिलेगा आपको डिडक्शन, सेक्शन 57 में डिडक्शन मिलेगा। और उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट है, अगर एम्प्लॉय को मिला तो सैलरी में, एम्प्लॉयर को मिला तो पीजीबीपी में, और अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मिला तो आईएफओएस में। आईएफओएस में देखो लिखा है एम्प्लॉयर को मिला तो पीजीबीपी में, एम्प्लॉय को मिला तो सैलरी में, और अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मिला तो आईएफओएस में। वेरी गुड। अब मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा, इससे भी ज्यादा क्लियर नहीं है तो आप लेक्चर्स परचेस कर सकते हो, रेगुलर लेक्चर्स, वो मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं डिविडेंड के टैक्सेबिलिटी की, ठीक है। डिविडेंड के टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं। डिविडेंड हमेशा 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 आईएफओएस में टैक्सेबल होता है, चाहे वो शेयर्स जिन पे डिविडेंड मिल रहा है वो आपके स्टॉक इन ट्रेड है, या वो एज एन इन्वेस्टमेंट हेल्ड कर रहे हो, एज अ स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड कर रहे हो, एज एन इन्वेस्टमेंट हेल्ड कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड हमेशा टैक्सेबल रहेगा आईएफओएस के अंदर। सेक्शन 56(2)(1) कहता है ऑलवेज टैक्सेबल अंडर हेड आईएफओएस, ठीक है। अब देखो यहां पे है ना चार्ट बुक के अंदर 115 बीबीडीए दिए हुआ है आपको, ये पहले हुआ करता था, बट अब क्योंकि 115 ओ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश हो चुका है तो इसको मैंने ऐसे काट के दिया है आपको, मतलब बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो बच्चे बोलते सर 115 बीबीडीए का क्या है, भैया कट चुका है वो। देखो पहले क्या हुआ करता था, असेसमेंट ईयर 2021 तक, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 तक, जो डोमेस्टिक कंपनी या इंडियन कंपनी है वो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी, और उसकी वजह से शेयर होल्डर्स के हाथों में डिविडेंड एग्जम्प्ट होता था। कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी और शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड एग्जम्प्ट हुआ करता था। बट 21-22 से, असेसमेंट ईयर 21-22 से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश हो चुका है। असेसमेंट ईयर 21-22 से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश हो चुका है, मतलब अब कंपनीज को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पे करना पड़ता। अब कंपनीज अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पे कर रही है तो भैया शेयर होल्डर के हाथों में ये डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है। याद रखना शेयर होल्डर्स को अब डिविडेंड टैक्सेबल है क्योंकि कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पे करती, ठीक है। तो देखो यहां पे दिया है डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी, लिखा है मैंने यहां पे कंपनी विल पे डीडीटी अंडर सेक्शन 115 ओ एट द रेट ऑफ 15%, और उसको ऐसा काटे हुआ है।
आपके बुक में। मतलब क्या है, नाउ द डिविडेंड इज टैक्सेबल टू शेयर होल्डर्स एट स्लैब रेट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। अपना असेसमेंट ईयर है 22-23। तो अब डिविडेंड टैक्सेबल है शेयर होल्डर्स को, इंडियन कंपनी का। पहले इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जम्प्ट हुआ करता था शेयर होल्डर्स को, ठीक है, सेक्शन 1034 में। तो अब सेक्शन 1034 भी गायब हो चुका है, 1034 भी गायब हो चुका है एग्जम्पशंस के अंदर, ठीक है। फॉरेन कंपनी का डिविडेंड पहले भी टैक्सेबल हुआ करता था, अभी भी टैक्सेबल है। टैक्सेबल रेसिपिएंट इज आरओआर, मतलब आरओआर को मिला, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसको तो कोई भी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगता। या फिर आरओआर के अलावा आरएनओआर या एनआर है और वो इंडियन इनकम हुई उसकी, तो टैक्सेबल रहेंगे, क्योंकि फॉरेन कंपनी दे रही है तो अक्रू होगा इंडिया के बाहर, तो टैक्सेबल तभी रहेगा जब इंडिया में रिसीव हुआ है। इंडिया में रिसीव हुआ है, समझे नहीं समझे, मैं बताता हूं कैसे, बताओ। देखो सर, आरओआर है और दूसरे रहते आरएनओआर या एनआर, ठीक है। इनको तो भैया इंडियन इनकम फॉरेन इनकम दोनों पे टैक्स लगता है आरओआर को, तो इनका टेंशन ही नहीं है, इनको तो ऑब्वियस है टैक्सेबल रहेगा, इंडिया में मिला हो इंडिया के बाहर मिला हो, ठीक है। ये बात कर रहे हैं अपन फॉरेन कंपनी के डिविडेंड की, फॉरेन कंपनी की, ठीक है। अब फॉरेन कंपनी का डिविडेंड है, कंपनी डिविडेंड देने वाली कंपनी फॉरेन की है, तो डिविडेंड अक्रू कहां होगा, इंडिया के बाहर, फॉरेन में अक्रू होगा। और आरओआर और सॉरी आरएनओआर और नॉन रेसिडेंट को इंडियन इनकम पे टैक्स लगता है, फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगता। आरएनओआर और नॉन रेसिडेंट को फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगता। आरएनओआर को सिर्फ 2 ही फॉरेन इनकम पे टैक्स लगता है, उसमें डिविडेंड नहीं आता, ठीक है। तो भैया इनको टैक्सेबल होने के लिए, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड इनको इंडिया में टैक्सेबल होने के लिए वो इंडियन इनकम होनी चाहिए। अब इंडियन इनकम होने के लिए 2 क्राइटेरिया, एक तो अक्रूड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया। अब कंपनी फॉरेन कंपनी है जो डिविडेंड पे कर रही है, तो अक्रू तो इंडिया के बाहर हुआ, तो इनको तभी टैक्सेबल हो सकता जब ये इंडिया में रिसीव हुआ है, रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, ओके। तो फॉरेन कंपनी का डिविडेंड आरओआर को हमेशा टैक्सेबल रहेगा, आरएनओआर या नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल तभी रहेगा जब ये डिविडेंड इंडिया में रिसीव हुआ है तब, ठीक है, ओके। उसके बाद एक और साथ में अमेंडमेंट आया था, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश कर दिया था ना, उसके साथ में एक म्यूचुअल फंड और यूटीआई के जो डिविडेंड्स होते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो डिविडेंड्स पे करती है ना, वो पहले 1035 में एग्जम्प्ट हुआ करते थे। म्यूचुअल फंड और यूटीआई जो डिविडेंड्स पे करती है वो पहले सेक्शन 1035 में एग्जम्प्ट हुआ करते थे। जब इंडियन कंपनी का डीडीटी हटाया गया, मतलब 1034 को निकाला गया, तो साथ में ही 1035 को भी निकाल दिया। मतलब आज की कंडीशन ऐसी है कि जो म्यूचुअल फंड और यूटीआई डिविडेंड पे कर रही है वो भी टैक्सेबल है, वो भी टैक्सेबल है। क्लियर है? उसके बाद में एक नोट दिया है, ये आपके काम का नहीं है कभी, ये पिछले साल के लिए काम का था, अभी उड़ा दो इसको, ठीक है। हाँ, नोट डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। अरे इंडियन कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, तो इंडियन कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रही है तो इंडियन इनकम है। इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये रेसिडेंशियल स्टेटस में देख लिए थे, ठीक है, ये रेसिडेंशियल स्टेटस में देख लिए थे। और ये जो म्यूचुअल फंड का है ना, उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए हुआ है, ये जो म्यूचुअल फंड का डिविडेंड है ना, उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ये अमेंडमेंट है इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में देना प्रेफर करता हूं, चाहे वो चार्ट बुक क्यों ना हो उसमें भी। एनी इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग्स, अ स्पेसिफाइड कंपनी और अ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1023D, इनसे जो इनकम हो रही है वो भी इंडिया में टैक्सेबल रहेगी। और इसके रिस्पेक्ट में टीडीएस भी एप्लीकेबल है एट द रेट ऑफ 10%, वो अपन टीडीएस के चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अब पहले क्या हुआ करता, सुन लो, डिविडेंड बाय इंडियन कंपनी एग्जम्प्ट हुआ करता था शेयर होल्डर्स के हाथों में। अब अगर इनकम एग्जम्प्ट है तो टैक्स काटने की जरूरत नहीं है। सिमिलर वाज द केस विद म्यूचुअल फंड या यूटीआई के डिविडेंड्स, वो भी शेयर होल्डर के हाथों में सेक्शन 1035 में एग्जम्प्ट हुआ करते थे, तो वहां पे टैक्स काटने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। बट अब डिविडेंड का सेक्शन पहले से ही था टीडीएस का, बट वो जिंदा नहीं था, मर चुका था, क्योंकि डिविडेंड पे टैक्स ही नहीं कटता था। जैसे ही डिविडेंड टैक्सेबल हो गया ना शेयर होल्डर को, वैसे ही वो सेक्शन जिंदा हो गया डिविडेंड का। प्लस ये जो म्यूचुअल फंड और यूटीआईज है, इनके डिविडेंड को भी अब टैक्सेबल कर दिया गया, तो इनके लिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया।
इनके लिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया, बताता हूं कहां पे, देखो 194 के, ये देखो ये 194 के नया सेक्शन, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड 10% पे काटते हैं 5,000 के ऊपर रहा तो, है ना। और वैसे ही सेक्शन 194 डिविडेंड, ये भी अब जिंदा हो चुका है, ये भी अब जिंदा हो चुका है। तो अपन वो टीडीएस में पढ़ेंगे, डोंट वरी। हाँ भैया, ओके। तो यहां पे ये बात थी डिविडेंड की। अच्छा, अभी ये जो चीज है ना, ये नीचे वाली चीज है, इसको ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 1023D आपके सिलेबस के अंदर है ही नहीं, ठीक है। जो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है जो 1023D में स्पेसिफाइड है, उनको उनसे होने वाला जो शेयर होल्डर को डिविडेंड है वो टैक्सेबल है। अब आप समझ लेना, म्यूचुअल फंड या यूटीआई का हर डिविडेंड टैक्सेबल है, क्योंकि आपको ये याद रखना नहीं है 1023D में क्या क्या डिविडेंड्स आते हैं। क्लियर है, ओके। अब ये हो गई डिविडेंड की बात, ठीक है। अब डिविडेंड के अंदर पहले भी था, अभी भी है, 222 सेक्शन, सेक्शन 222, जिसके अंदर कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में डिविडेंड नहीं है, कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं जो डिविडेंड नहीं है बट इनको डिविडेंड माना गया है। देखो क्या होता है, पहले क्या हुआ करता था कि कंपनी है ना, डिविडेंड देने के बजाय, डिविडेंड देती थी तो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता था। तो कंपनीज क्या करती थी, डिविडेंड देने के बजाय है ना, उसको दूसरे तरीके से शेयर होल्डर तक पहुंचा देती थी पेमेंट, और उससे वो क्या हो जाता था, उससे शेयर होल्डर को तो फर्क नहीं पड़ता, उसको डिविडेंड के नाम से दो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से दो या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसी भी नाम से दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इमटेरियल है उसके लिए कि भैया मेरे को पैसा आना चाहिए। अब कंपनी के एंगल से ऐसा था कि डिविडेंड बांटेंगी तो टैक्स डीडीटी पे करना पड़ेगा, और किसी और नाम से बांटेंगी तो डीडीटी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी बेवकूफ नहीं है, गवर्नमेंट ने कहते हैं कि भैया अगर तुम किसी और नाम से भी दोगे तो हम उसको डिविडेंड मानेंगे, हम उसको डिविडेंड मानेंगे। डीम्ड डिविडेंड 222 सेक्शन 222 में डीम्ड डिविडेंड की डेफिनेशन दी थी। ये एक्चुअल में पेमेंट डिविडेंड नहीं होते बट इन पेमेंट्स को भी डिविडेंड माना गया है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताओ डिविडेंड मतलब क्या होता है एक्चुअल में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। मतलब एक कंपनी है जिसके प्रॉफिट है 100 लाख रुपए, 100 लैक्स, ठीक है, 100 लैक्स है। अब ये कंपनी ने पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया अपने शेयर होल्डर्स को किसी भी फॉर्म में, जो आगे 222A B C D में है, इसका प्रॉफिट है 100 लैक्स। एंड डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है डिविडेंड की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बराबर। तो जितना प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको डिविडेंड कहते हैं। अब कंपनी का प्रॉफिट है 100 लैक्स और कंपनी ने जो पेमेंट्स करे हैं वो पेमेंट्स है 140 लैक्स, 140 लाख का पेमेंट करा, जो कि डीडी डीम डिविडेंड के दायरे में आता है। तो मेरे को बताओ 100 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट है, 140 लाख का आपने पेमेंट करा, तो क्या 140 लाख को डीम डिविडेंड मान सकते हैं, क्या 140 लाख को डिविडेंड मान सकते हैं? अरे भैया डिविडेंड मतलब जितना प्रॉफिट है उतना डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि डिविडेंड सिर्फ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के एक्सटेंट तक माना जाता है। मतलब कंपनी का प्रॉफिट है 100 लाख और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांट रही है 140 लाख रुपए, तो पूरा 140 लाख डिविडेंड नहीं माना जाता, सिर्फ 100 लाख टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही डिविडेंड माना जाता है, उसके ऊपर का कैपिटल रीपेमेंट कहलाता है। तो यहां पे कंपनी ने 100 लाख का डिविडेंड दिया और 40 लाख का कैपिटल रीपेमेंट किया, ऐसा माना जाएगा। एम आई क्लियर? तो यहां पे लिखे हुआ है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओनली, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना ही। तो पहला क्या है 222A क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय कंपनी टू शेयर होल्डर विच रिलीजेस कंपनीज एसेट। कंपनी किसी भी तरीके का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को जिसके वजह से उसके एसेट्स रिलीज हो रहे हैं, उसके एसेट्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना। मतलब एसेट रिलीज हुए तो जाके ही 222A में आएगा, ठीक है। एसेट रिलीज होना मतलब क्या है, अरे भैया एसेट साइड की जो चीजें है ना वो बदलना, वो हिलना, चाहे आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, चाहे आपने कोई एसेट दे दिया एज इन,
ठीक है ना, तो उसको भी डिविडेंड माना जाएगा। पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय कंपनी टू शेयर होल्डर, ये तो नॉर्मल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय कंपनी टू शेयर होल्डर, ये तो नॉर्मल है। आपने को ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि विच रिलीजेस कंपनीज एसेट, जो कंपनी के एसेट को रिलीज करता है, जो कंपनी के एसेट को रिलीज करता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। मतलब 222A के डिविडेंड में आने के लिए कंपनी के एसेट रिलीज होना कंपलसरी है। ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो शेयर होल्डर को कर रही है, कितने एक्सटेंट तक, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये तो हमको मालूम है, ऊपर भी देख लिया, मैंने स्पेसिफिकली लिखवा दिया। तो अभी हमेशा ये टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये रोने की जरूरत नहीं है। अपन सीधा बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू शेयर होल्डर विच एंटाइटल्स या विच एंटेल्स इनटू रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट, जिसके वजह से कंपनी के एसेट रिलीज हो रहे हैं, मतलब एसेट साइड जो है वो हिल रही है। क्या बोल रहे हो सर? लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, एसेट अगर कम हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे 222A का डिविडेंड। क्लियर? जैसे अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनको बोनस शेयर इशू करें, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू करें, समझो लायबिलिटी साइड की चीज है। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल था 100 लाख का, आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 60 लाख रुपए का। इक्विटी शेयर कैपिटल था 100 का और आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 60 का। तो कंपनी ने क्या सोचा, 60 लाख रुपए का अपना प्रॉफिट जमा पड़े हुआ है, तो अपन दो शेयर होल्डर्स को, मतलब जिसके पास दो शेयर थे, उसको एक बोनस शेयर इशू कर देते इक्विटी वाले को। तो क्या हो गया, कैपिटल साइड 100 का था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 60 का था, तो 100 का 50, मतलब आधा इन्होंने बोनस शेयर्स इशू कर दिए। तो अब क्या हुआ, कैपिटल हो गया 150 और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बच गया 10। तो यहां पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो किया गया है, बट एसेट साइड में कुछ हलचल नहीं मची, कोई एसेट रिलीज नहीं हुआ। और इसीलिए अगर बोनस शेयर दिए इक्विटी शेयर होल्डर को, तो कोई एसेट रिलीज नहीं होता और इसको डीम डिविडेंड नहीं मानते। याद रखना ये, ठीक है? ओके, दूसरा बी वाला पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी, किसको? बोनस शेयर्स या डिबेंचर्स दे रहे हो आप, बोनस डिबेंचर्स या डिबेंचर स्टॉक दे रहे हो किसी भी शेयर होल्डर को। आपने डिबेंचर्स दे दिए बोनस में शेयर होल्डर को, या फिर आपने बोनस शेयर्स दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो इसको भी 222B में डिविडेंड माना जाएगा। यहां पे ये 222B के केस में एसेट रिलीज होना जरूरी नहीं है, 222B के केस में एसेट रिलीज होना जरूरी नहीं है। तो देखो 222A में क्या खास था, 222A में एसेट रिलीज होना खास था, 222B में एसेट रिलीज होने की कोई जरूरत नहीं है भैया। 222B में एसेट रिलीज होने की कोई जरूरत नहीं है भैया, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ, इसका इन कलर बदल देते। वेरी गुड। यहां पे एसेट रिलीज होने की जरूरत है, यहां पे एसेट रिलीज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पहला क्या बोलते हैं कि भैया कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी शेयर होल्डर्स को कर रही है जिसके वजह से कंपनी के एसेट रिलीज हो रहे हैं, तो भैया वो 222A में आएगा। 222B क्या कहता है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, काय का, डिबेंचर्स का, बोनस डिबेंचर्स इशू करे कोई भी शेयर होल्डर को, या फिर बोनस शेयर्स दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बोनस शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं, वो डिविडेंड में नहीं आएगा। बोनस शेयर्स अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए तो वो डिविडेंड में आएगा। सर बोनस शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर को दिए, बोनस शेयर्स अगर इक्विटी शेयर होल्डर को दिए तो वो डिविडेंड में क्यों नहीं आता? अरे बोनस शेयर्स अगर इक्विटी शेयर होल्डर को दिए तो उसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना, और वो डिविडेंड में नहीं आ सकता, ठीक है? ओके, तो पहला था एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू शेयर होल्डर्स विच रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ एसेट ऑफ कंपनी। दूसरा था एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू डिबेंचर ऑफ डिबेंचर्स टू एनी शेयर होल्डर, डिबेंचर्स दिए बोनस डिबेंचर्स किसी भी शेयर होल्डर को, या फिर बोनस शेयर्स दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो वो भी 222B के डिविडेंड में आ जाएगा। 222C अपन ने पढ़ा है सेक्शन 46 के अंदर कैपिटल गेन्स में, सेक्शन 46 कैपिटल गेन्स में पढ़ा है, अगर लिक्विडेशन के वक्त कंपनी अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, कंपनी अगर शेयर होल्डर्स को अपने एसेट इन काइंड देती है, तो उसकी बात चल रही थी सेक्शन 46 में, याद होगा कैपिटल गेन्स का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन,
अगर लिक्विडेशन के वक्त कंपनी अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है तो वो 222C के हिसाब से डिविडेंड कहलाएगा। ठीक है, आफ्टर लिक्विडेशन दिया तो डिविडेंड नहीं माना जाता, इसको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। आफ्टर लिक्विडेशन दिया तो इसको डिविडेंड नहीं माना जाता, इसको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कहते हैं। और चौथा पॉइंट है रिडक्शन ऑफ शेयर के वक्त जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, शेयर कैपिटल अगर रिड्यूस कर रही है अपना कंपनी और उस पे कंपनी अगर डिविडेंड देती है तो वो आ जाएगा 222D के अंदर। ठीक है, 222A B C D। 222E क्या है? 222E लगता है सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी को। 222E सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी को लगता है, वाइडली हेल्ड कंपनी या पब्लिक कंपनी को ये सेक्शन नहीं लगता। ये सेक्शन सिर्फ प्राइवेट कंपनी को लगता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी अगर अपने किसी शेयर होल्डर को लोन या एडवांस दे रही है तो ये जो लोन दिया ना उन्होंने उसको भी डिविडेंड मानेंगे। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है वो अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के एक्सटेंट तक अगर किसी शेयर होल्डर को एडवांस या लोन दे रही है तो उसको भी डिविडेंड माना जाएगा। किसको किसको दिया तो देखो, मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है और वो एडवांस या लोन दे रही है, किसको वो देखते हैं तो उसको डीम डिविडेंड मानेंगे। किसको किसको दिया तो ऐसे शेयर होल्डर को जिसके पास कंपनी के 10% इक्विटी शेयर्स है, ऐसे शेयर होल्डर को जिसके पास कंपनी के 10% इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, मतलब एक कंपनी है जिसने, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है जिसने अपने एक शेयर होल्डर को जिसके पास कंपनी के 12% इक्विटी शेयर्स है उसको लोन दिया तो ये लोन को भी डिविडेंड माना जाएगा, ये लोन को भी डिविडेंड माना जाएगा। अच्छा, फिर ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर लोग क्या बोलते हैं मालूम है? जो शेयर होल्डर है वो बोलते हैं मेरे को मत दो, वो बोलते हैं मेरे को मत दो, मेरे चाचा के भाई को दे दो, मेरे चाचा के लड़के को दे दो या मेरी बीवी को दे दो। तो बोलते हैं एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर के बिहाफ पे आपने किसी और को दिया, उसके बेनिफिट के लिए किसी और को दिया, वो भी डिविडेंड आ गया। अब फिर क्या करेंगे? शेयर होल्डर बोलता है एक काम करो, मेरे को मत दो, एक कंपनी को दो आप जिसमें मेरा 25% का शेयर होल्डिंग है। मतलब अगर जो अपनी कंपनी है, अपनी कंपनी का जो शेयर होल्डर है, मतलब मेरी कंपनी है, मैं कंपनी हूं समझ लो, और आप मेरे शेयर होल्डर, आपके पास मेरे कंपनी के 12% शेयर है, तो मैंने आपको अगर लोन दिया तो भैया डीम डिविडेंड मान लिया। ठीक है, अब आपको लोन दिया तो डीम डिविडेंड माना, तो आप क्या बोलोगे? सर मेरे भैया को दे दो। उनको दिया तो भी डीम डिविडेंड मान लिया। फिर आप क्या बोलोगे मालूम है? सर एक काम करो, मेरे को दिया, मेरे भाई को दिया, मेरी बीवी को दिया तो डिविडेंड मानते ही है। तो एक काम करिए कि एक कंपनी है जिसमें आपके 25% शेयर है, वो कंपनी को दो, मैंने वो कंपनी को दिया तो भी डिविडेंड मानते हैं। एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। आप बोले सर यार क्या लफड़े है यार ये। बोले एक काम करो, एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसका मैं पार्टनर हूं, उनको दे दो। एनी कंसर्न इन विच शेयर होल्डर इज अ मेंबर और पार्टनर, तो भी डिविडेंड मान लिया, तो भी डिविडेंड मान लिया। समझ रहे हो? हाँ, तो भैया इस तरीके से ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कंसेप्ट है। ठीक है, एक्सेप्शन दे रखा है नीचे कि भैया अगर किसी कंपनी का बिजनेस ही है लोन देना, फिर वो केस में ये वाला पॉइंट नहीं लगेगा। अगर कंपनी बैंकिंग कंपनी है तो क्या ये पॉइंट लगेगा? नहीं नहीं, तो ये पॉइंट नहीं लगेगा। ठीक है, और नीचे लिखा है फॉलोइंग पेमेंट्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड। इनको डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। कैसे? ट्रेड एडवांस है, अरे भैया कंपनी का शेयर होल्डर के साथ रॉ मटेरियल लेती है कंपनी शेयर होल्डर से, बिल्कुल ले सकती है। मतलब मैं कंपनी हूं, आप मेरे शेयर होल्डर हो, अब आपसे मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं, जो मैं मैन्युफैक्चर करता हूं उसका रॉ मटेरियल का आपका काम है, मैं आपसे रॉ मटेरियल खरीदता हूं। अब रॉ मटेरियल खरीदना है तो मैंने आपको कुछ एडवांस दिया, तो वो ट्रेड एडवांस है, इसको लोन नहीं मानते। ठीक है, बायबैक के वक्त जो पेमेंट कर रहे हैं उसको नहीं मानते। इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसको भी डीम डिविडेंड नहीं मानते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखनी है कि ट्रेड एडवांसेस को डीम डिविडेंड नहीं माना जाता है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, इसको आपको कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिए, मैं तब तक पानी पीता हूं। अब सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग यहां पे दे रखा है मैंने। ठीक है, यहां पे लिखा है एकदम स्पष्ट शब्दों में, रीड वंस, एक ही बार पढ़ना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जितना प्रॉफिट जमा करे हुआ है उतना, जितना प्रॉफिट आपका जमा है। इस साल की प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, पुराने सालों के जितने भी प्रॉफिट आपके जमा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये सेकंड वाला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूड्स कैपिटलाइज प्रॉफिट। मतलब क्या है? अगर आपने अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स दे दिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 100 लाख का अपना इक्विटी कैपिटल था, 60 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, तो अपन ने क्या करा 50 लाख के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को
इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस दे दिया और उसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट आता है, मतलब जो नॉन कैपिटलाइज्ड है, कि कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट भी आता है। तो कहते हैं accumulated profit includes capitalized profit, मतलब bonus shares issued to equity shareholder for clause A to D and not for clause E, मतलब capital profit is not considered for clause 222E। अब समझो कैसा है, देखो मेरा क्या था, मेरा इक्विटी कैपिटल था 100 lakhs, ठीक है, फिर मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 60 lakhs। अब मैंने सोचा कि भैया चलो एक काम करते हैं, ये जो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स है 100 lakhs वाले, उनको अपन बोनस शेयर्स इशू कर देते। फिर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बाद में इक्विटी कैपिटल कर दिया, 100 lakhs है ना, तो मैंने 2:1, मतलब जिसके पास 2 रुपए का इक्विटी शेयर है उसको 1 रुपया बोनस दे दिया। तो इक्विटी कैपिटल हो गया मेरा 150 और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मेरा बच गया 100। अरे 60 में से 50 मैंने कैपिटलाइज कर दिया। तो अब सवाल ये आता है कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डेफिनेशन है उसको क्या बोलेंगे। तो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन ए टू डी, 222 ए से लेके डी तक के जो क्लॉजेस है उसके लिए अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जाएगा 10 जो बचे हुआ है, प्लस जो 50 रुपए मैंने कैपिटलाइज करे हुआ है, ये मैंने कैपिटलाइज कर दिया ना बोनस शेयर इशू करके, तो मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो जाएगा 60 फॉर द पर्पस ऑफ 222 ए टू डी। और 222 ई के लिए मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहेगा सिर्फ 10 रुपए जो नॉन कैपिटलाइज्ड है, ये 10 रुपए जो नॉन कैपिटलाइज्ड है। सर ये 60 रुपए था, मैंने सोचा जो 100 लाख रुपए के 100 लाख रुपए के अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, उनको 50 लाख का बोनस देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 100 में 150 कर दिया, इक्विटी कैपिटल बढ़ गया, बोनस शेयर इशू कर दिया तो उनको 10 रुपए का मेरा प्रॉफिट बचे हुआ है। तो 10 रुपए मेरा नॉन कैपिटलाइज्ड है और 50 रुपए का मैंने कैपिटलाइज कर दिया ना, ये देखो ना 150 कैसा है, 100 का पहले था, 50 रुपए का इनको बोनस शेयर इशू करा, तो ये 50 रुपए का प्रॉफिट जो है इसको बोलते हैं कैपिटलाइज प्रॉफिट, बोनस शेयर इशू जो करा मैंने, जिसको कैपिटल में कन्वर्ट करवा दिया। तो सवाल ये उठता कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में सिर्फ नॉन कैपिटलाइज प्रॉफिट लेना है कि कैपिटलाइज प्रॉफिट भी लेना है। तो कहते हैं 222 ए से लेके डी तक के जो क्लॉजेस है उसके लिए कैपिटलाइज प्रॉफिट प्लस नॉन कैपिटलाइज प्रॉफिट, नॉन कैपिटलाइज 10 रुपए का प्लस कैपिटलाइज पूरा का पूरा 60 रुपए का प्रॉफिट 222 ए से डी के लिए रहेगा। और 222 ई के लिए सिर्फ नॉन कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट देखना है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट को इग्नोर करने का। ठीक है, ये सबसे क्रिस्टल क्लियर हो गया। इसके बाद में आप किसी को दिक्कत है तो भैया आप डूब के मर जाओ। ठीक है, हाँ। और ये फालतू की बात है इसके बाद में कि भैया एग्जाम इनकम वगैरह लेना है, इसके अंदर है ना सिर्फ ये सेकंड वाला पॉइंट आप रखना, बाकी चीजें आप काट देना। ठीक है, इसके अंदर ये आप सिर्फ सेकंड वाला पॉइंट रखना, बाकी आप चीजें। और वैसे भी है ना इस पे क्वेश्चन आने की संभावना है बहुत कम है, बहुत तगड़ा वाला कंसेप्ट है ये। ठीक है, उसके बाद आप लॉटरी लग गई, आपको लॉटरी वॉटरी लग गई तो क्या रेट पे टैक्सेबल है बताओ जल्दी। फ्लैट 30%। लॉटरी इनकम मतलब कैजुअल इनकम जो है दैट इज टैक्सेबल एट फ्लैट 30%। हाँ 30% प्लस 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस लगता है सेक्शन 115 बीबी प्लस। अरे लॉटरी की टिकट खरीदने के जो पैसे हैं ना, मतलब मैंने 5,000 की टिकट खरीदा और 1 लाख की मेरे को लॉटरी लगी तो मेरे को पूरे 1 लाख रुपए पे 30% का टैक्स लगता है। हाँ, लॉटरी टिकट खरीदने के जो खर्चे हैं उसका डिडक्शन नहीं मिलता, तो बोलते हैं नो डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर, नॉट इवन एक्सपेंस ऑफ बाइंग अ लॉटरी टिकट। चैप्टर 6 से डिडक्शन मिलते हैं क्या? ना। चैप्टर 6 से डिडक्शन में पढ़ा था कि चैप्टर 6 से डिडक्शन 2 टाइप की इनकम में से नहीं मिलते, पहली कैजुअल इनकम और दूसरा कैपिटल गेन्स में से चैप्टर 6 से के डिडक्शंस नहीं मिलते। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है क्या? नहीं, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब क्या है, आपको 2 लाख की लॉटरी लगी और आपकी बाकी कोई भी इनकम नहीं है, मतलब जो आपकी 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ना वो खाली पड़ी हुई है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कैपिटल गेन्स के अंदर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है, जैसे कैपिटल गेन्स के अंदर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलता है, वैसे कैजुअल इनकम में से नहीं मिलता। ठीक है, और यहां पे एक और चीज लिखना, 87A का रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अलाउड। 87A का रिबेट मिलता है, 87A का रिबेट आपको मिलता है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ग्रॉस अप।
ग्रॉसिंग अप वाला कंसेप्ट यहां पे लगता है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको ग्रॉसिंग अप लिख लीजिए, ग्रॉसिंग अप। ग्रॉसिंग अप का कंसेप्ट क्या है? ग्रॉसिंग अप का कंसेप्ट ये बताता हूं। ग्रॉसिंग अप का कंसेप्ट ये सुन लो। देखो, अगर आपको लॉटरी लगी या फिर आप केबीसी देखते हो ना, कौन बनेगा करोड़पति, आपने जीता है 7 करोड़, 7 करोड़ रुपए जीत लिया ना वो आदमी ने, अच्छी बात है, तालियां बजाए। उसको 7 करोड़ मिलते क्या? नहीं, उसको गप्पे से टीडीएस कटता है 30% का। टीडीएस कटता है एट द रेट ऑफ 30%। तो वो आदमी को पैसा कितना मिला? 7 करोड़ इंटू 30% तो कट गया, तो उसको मिलता है सिर्फ 4 करोड़ 90 लाख रुपए। 4 करोड़ 90 लाख रुपए मिला। बट उसकी इनकम कितनी है? उसकी इनकम कितनी है? तो ये जो अमाउंट आपको दिया रहेगा ना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी का अमाउंट आपको दिया रहेगा, ये चेक करना पड़ेगा आपको कि ये कौन सा अमाउंट है। ये वाला जो अमाउंट है टैक्स काटने के बाद, इसको कहते हैं नेट अमाउंट। पर नेट अमाउंट पे टैक्स नहीं निकालना पड़ता, ये नेट अमाउंट आपकी इनकम नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, ग्रॉस अप करना पड़ेगा, तब जाके आप इसकी इनकम निकाल पाओगे। जैसे 490 लैक्स है ना आपका, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट, जैसे 490 लैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 30%। तो 1 माइनस 30% मतलब हो गया ये 490 लैक्स डिवाइड बाय 0.70। तो 490 डिवाइड बाय 0.70, तो ये आ गया आपका 700 लैक्स, मतलब 7 करोड़ रुपए। अब ये 7 करोड़ रुपए है आपकी इनकम बेटा, ये 7 करोड़ आपकी इनकम है। तो जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा ना, बैलेंस शीट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 4 करोड़ 90 लाख, ये आपका नेट अमाउंट रहेगा। चेक करना वहां पे नेट अमाउंट है कि ग्रॉस है। अगर ग्रॉस रहा तो फिर वापस से ग्रॉसिंग अप मत करना, बट अगर नेट अमाउंट दिया हुआ है तो उसको इस तरीके से ग्रॉस अप करना है। किस तरीके से ग्रॉस अप करना है? अमाउंट रिसीव्ड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है। और ये आपकी इनकम है 7 करोड़, ये जाएगा आपके कहां पे? आईएफओएस के हेड में, ठीक है। और फिर आप उस पर टैक्स निकालोगे। जब आप ये 7 करोड़ पे टैक्स निकालोगे तो 30% का टैक्स निकलेगा, 2 करोड़ 10 लाख रुपए आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकलेंगी। बट आपका 30% का टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, तो बाद में वो टीडीएस का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है ना। टोटल कंप्यूटेशन के जिसने क्वेश्चन करे हुए उसको मालूम होगा, जिसने नहीं करे हुए वो नालायक है, कर लेना। यूट्यूब पे ही आ जाएंगे 10-12 क्वेश्चन टोटल कंप्यूटेशन के, ठीक है, ओके। तो ये दे रखा है ग्रॉस अप कैसे करना है, और वहां पे लिखे हुआ है इफ ग्रॉस अमाउंट इज गिवन नो ग्रॉसिंग अप अगेन, वापस से ग्रॉस अप मत करना, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर सिक्योरिटीज पे आपको इंटरेस्ट मिलता है तो डिपेंड करेगा कि सिक्योरिटीज कैसे हेल्ड करी हुई है। अगर आपने सिक्योरिटीज को एज एन इन्वेस्टमेंट परचेस करा है, जैसे मैं सिक्योरिटीज लेता हूं तो मेरा वो धंधा है क्या? नहीं, तो मैं उसको एज अ इन्वेस्टमेंट लेता हूं, तो उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। अब किसी आदमी का धंधा है सिक्योरिटीज में ट्रेड करना, तो उसका वो स्टॉक इन ट्रेड हो गया, और उस पे जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो जाता है पीजीबीपी में, बरोबर। हाँ, अब कुछ एग्जम्प्ट इंटरेस्ट है सेक्शन 10-15 के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 10-15 के अंदर जो एग्जम्प्ट इंटरेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। अगर पोस्ट ऑफिस में आपने सेविंग बैंक अकाउंट खोले हुआ है, पोस्ट ऑफिस में अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट खोले हुआ है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, तो आपको 3,500 रुपए तक का जो इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट रहेगा अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है। और अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो आपको 7,000 रुपए तक का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट रहेगा। ये पोस्ट ऑफिस की ही बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, मतलब आपने बैंक के अंदर खोला तो नहीं है एग्जम्पशन। ये 10-15 सेक्शन 10-15(1) का जो एग्जम्पशन है ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट खोलते हो आप, वो एग्जम्प्ट है। अगर आपने एचडीएफसी में खोला तो वहां का जो इंटरेस्ट है उसमें ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में अगर आपने कोई सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करे हुआ है तो उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो पहले 3,500 रुपए तक एग्जम्प्ट रहता, अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो, और ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपए तक एग्जम्प्ट रहता है। क्लियर है? हाँ। तो अभी सर इसमें टीटीए टीटीबी भी तो है। हाँ, टीटीए का 10,000 का जो है वो डिडक्शन है। मतलब अगर समझ लो, सुन लो, अगर आपको पोस्ट ऑफिस से सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता है, कितने का इंटरेस्ट मिलता है आपको? मिलता है 15,000 रुपए का। तो आप में से इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3,500 तो डायरेक्ट एग्जम्प्ट है, तो भैया ये जाएगा 11,500 आपके ग्रॉस टोटल इनकम में, आईएफओएस में। और बाद में
ग्रॉस टोटल इनकम निकलेंगी और बाद में आपको टीटीए सेक्शन 80 टीटीए का डिडक्शन मिल जाएगा, इसमें से 10,000 रुपए का, ये बाद में मिलेगा। ये जो अमाउंट है ये एग्जम्पशन है 3500 रुपए का, ये पहले ही माइनस होता है और बचा हुआ अमाउंट ग्रॉस टोटल इनकम में जाएगा और फिर उसमें से 10,000 का आपको मिल जाएगा डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम में से कंप्यूट करने के बाद में, मतलब चैप्टर 6 से के डिडक्शन में आएगा। मतलब टोटल अमाउंट 1500 रुपए का टैक्सेबल होगा। बट नालायक कोई ऐसा मत करना कि ये 10,000 भी 80 टीटीए का यहाँ पे माइनस कर दिया और यहाँ पे 1500 लिख दिया ना, तो उससे आपका वो हेड का इनकम गलत हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम गलत हो जाएगा, टोटल इनकम गलत हो जाएगा और चैप्टर 6 से डिडक्शन वाला फिगर भी गलत हो जाएगा। हाँ, तो जिस जगह चीज को जहां लिखना है वहीं पे लिखना पड़ता है, ठीक है। ओके, फिर जो सेक्शन 54 वाले बॉन्ड्स है, आईआरएफसी, एनएचएआई, आरईसीएल, पीएफसी, इसके जो बॉन्ड्स है उस पे का जो इंटरेस्ट है वो भी एग्जम्प्ट है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स पे का जो इंटरेस्ट है वो भी एग्जम्प्ट है। मैंने बताया था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अपने आप में कैपिटल एसेट नहीं रहते, उनके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन्स नहीं लगता, प्लस उनपे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी एग्जम्प्ट होता है सेक्शन 10-15 के अंदर। और टैक्स फ्री पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट बॉन्ड, मतलब मेरे को नहीं पता क्या बोल रही है, टैक्स फ्री बॉन्ड्स है, उसका भी इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है 10-15 के अंदर। क्या इंपॉर्टेंट है, ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं धड़ाधड़, याद रखना, ठीक है। ग्रॉसअप करना है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट भी आपको 10% टैक्स काट के मिलता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो आपको मिल रहा है वो 10% टैक्स काट के मिलता है, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट आपको मिला ना उसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट मिला है 90,000 रुपए, तो ये कितना है 90% है, क्योंकि 10% का टैक्स काटा होगा, तो आपका टोटल इंटरेस्ट होगा 1 लाख रुपए का, टोटल आपका इंटरेस्ट होगा 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं गिफ्ट वाला, गिफ्ट वाला सेक्शन पढ़ते हैं, शानदार सेक्शन है। बट गिफ्ट के पहले ना मैं आपको कुछ बाकी जो चिंगे पुंगी चीजें है वो खत्म कर देता हूं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। देखो यहां पे दिया है इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन फॉर कंपलसरी एक्विजिशन, वही सेक्शन 45(5) वाला, तो वो इंटरेस्ट टैक्सेबल रहता है इन द ईयर ऑफ रिसीट, मैं बता चुका हूं। और उस पर 50% डिडक्शन मिलता सेक्शन 57 में, मतलब सिर्फ 50% टैक्सेबल रहता, बरोबर है, ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। फिर वो फैमिली पेंशन वाला बात, फैमिली पेंशन में आपको डिडक्शन मिलता है 15,000 और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन विच इज लोअर का, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के पास है और वो आईएफओएस में टैक्सेबल होने वाला है और उसने ड्यू डेट के पहले डाल दिया, ड्यू डेट के पहले डाल दिया, ड्यू डेट के पहले डाल दिया, अगर आईएफओएस में टैक्सेबल होने वाला है तो डिडक्शन भी आईएफओएस में मिलना चाहिए ना। पीजीबीपी में थोड़ी डिडक्शन मिल सकता, अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल है तो डिडक्शन पीजीबीपी में मिलेगा सेक्शन 36 के अंदर। बट अगर आईएफओएस में टैक्सेबल है, अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं रहा तो आईएफओएस में टैक्सेबल होता, और अगर आईएफओएस में टैक्सेबल है तो डिडक्शन भी तो आईएफओएस में मिलेगा, ये लिखा है यहाँ पे। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इफ रेमिटेड बिफोर ड्यू डेट डीम्ड एज इनकम ऑफ एम्प्लॉयर अर्लियर, ये पहले वाली बात, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ फर्नीचर और एसेट ऑन हायर। अब अगर आपने फर्नीचर को या प्लांट एंड मशीनरी को किराए पे देना, आपका बिजनेस है, तो उस पे जो खर्चे होंगे वो पीजीबीपी में डिडक्शन मिलेंगे, क्योंकि इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होंगी। बट अगर वो आपका बिजनेस नहीं है फिर भी आपने उसको किराए पे दिया है, तो उसकी इनकम जाएंगे आईएफओएस में। अब इनकम आईएफओएस में जा रही है और एक्सपेंसेस का डिडक्शन पीजीबीपी में से ले रहे हो, ऐसा जमता क्या कि प्यार किसी और से पप्पी किसी और को, ऐसे जमता क्या, नहीं। तो इनकम अगर यहां टैक्सेबल हो रही है तो डिडक्शन भी यहां मिलने चाहिए, यहां मिलते हैं। करंट रिपेयर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, नॉर्मल डेप्रीसिएशन, ये भी यहां पे मिलेगा सेक्शन 57 के अंदर, ठीक है। मतलब ये चीजें मैंने आपको अभी तक बता चुकी है। ये फैमिली पेंशन हो गया अपना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लॉजिक के साथ हो गया, लॉजिक के साथ हो गया, ठीक है। अब जिसके पास चार्ट बुक है ना उसको दिख रहा होगा, जो बच्चा वीडियो देख रहा है तो उसको लग रहा हो ऐसे लंबा है ना तो उसको छोटा छोटा लग रहा होगा, तो भैया चार्ट बुक आप ले लेना, ठीक है ना, मतलब बेस्ट है, ओके। उसके बाद अभी सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इंटरेस्ट या डिविडेंड रिलीज करने के लिए आपको कोई कमीशन या रेम्यूनरेशन पे करना पड़ रहा, कोई आदमी आपका इंटरेस्ट नहीं दे रहा, डिविडेंड नहीं दे रहा, उसके लिए आपने थोड़े से खर्चे कर लिए या कमीशन देना पड़ रहा है बैंक को, कलेक्शन कमीशन, तो भैया उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाता है। कमीशन एंड रेम्यूनरेशन पेड टू रियलाइज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, बैंक कलेक्ट करती है तो कलेक्शन चार्जेस लेती है आपसे, मतलब क्या है, अभी आजकल तो क्या होता है कि डायरेक्टली अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, बट पहले ऐसे नहीं हुआ करता, पहले चेक आया करते थे, फिर चेक आता था, फिर मैं बैंक में जाके लगाऊं, उससे अच्छा मैं क्या बोलता हूं, कंपनी को डायरेक्टली काम करो, बैंक को भेज दो, और बैंक मेरे से थोड़े से कलेक्शन चार्जेस लेती थी, तो उसका भी डिडक्शन पहले यहां पे मिलता था, ठीक है। अब लास्ट वाली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिलसिले में अपने लिए, ठीक है, देखो
पहले क्या हुआ करता था, एक है सेक्शन 14A, जिसने मेरा एग्जाम इनकम वाला वीडियो देखा होगा उसको ये चीज पता है कि अगर आप किसी एग्जाम इनकम को अर्न करने के लिए कोई खर्चा करते हो, अगर आपकी इनकम एग्जाम है तो उसके खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलता। इनकम पे अगर टैक्स भर रहे हो ना तो उस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे करे हैं उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। बट अगर आपकी इनकम पे टैक्स ही नहीं भर रहे हो, इनकम एग्जाम है, तो उसके खर्चों का डिडक्शन काहे को भैया, इनकम पे टैक्स ही नहीं भर रहे हो, खर्चों का डिडक्शन भी चाहिए ऊपर से, ये थोड़ी बात होती है। तो बोले ठीक है, तो पहले डिविडेंड एग्जाम्प्ट हुआ करता था, अब डिविडेंड हो गया टैक्सेबल। तो मेरे को एक चीज बताओ, डिविडेंड अर्न करने के लिए, अच्छा डिविडेंड मतलब काय पे मिलता है, ये डिविडेंड आपको मिलता है शेयर्स पे, बरोबर, ये डिविडेंड आपको मिलता है शेयर्स पे। अब डिविडेंड आपको शेयर्स पे मिलता है, आपको पता चला, मैंने आपको बताया कि भैया एक काम करो, एक XYZ कंपनी है उसके शेयर्स खरीद लो, ये दबा के आपको अक्रीशन भी देंगी प्लस डिविडेंड भी शानदार देने वाली है। तो बोले, आप बोले क्या बात करो सर, मैं बोला हाँ। बोले कितने का खरीद ले, मैंने बोला 1 लाख का डिविडेंड ले ले, 1 लाख के शेयर्स खरीद ले। अब आपके पास पैसे नहीं थे, बट ये कंपनी डिविडेंड देने वाली थी 20%, या ये कंपनी डिविडेंड देने वाली थी 15%, और आपको कहीं बाहर, आपके पास पैसे थे नहीं पर आपको कहीं बाहर से 12% पे लोन मिल गया, तो आपने क्या करा, ये डिविडेंड पर सॉरी ये शेयर्स परचेस करने के लिए लोन लिया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया और इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये कंपनी डिविडेंड देने वाली थी 20% से, आपको बाहर इंटरेस्ट देना था 12% का। आप बोले सर जम गया ना, बाहर से पैसे लिया किसी जगह डाले, वो 20,000 आ रहे, इसको 12 देंगे, 8,000 जेब में, जम गया। और मैंने इंफॉर्मेशन दी थी तो आपको मेरे पे बहुत भरोसा था और हुआ सच। ठीक है, अब ये कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, ये कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया 20% का, 20,000 रुपए। ठीक है, अब आपने इस लोन के लिए आपने कितना इंटरेस्ट पे करा, आपने इंटरेस्ट पे करा 15,000 रुपए, 12,000 समझ लेते, ठीक है ना, 12,000 की बात हुई थी ना अपनी, यहां आपने इंटरेस्ट पे करा 12,000। अब मेरे को बताओ, ये डिविडेंड की जो इनकम है, ये इनकम को अर्न करने के लिए ही ये खर्चा हुआ है, इंटरेस्ट का जो खर्चा हुआ है ये इस डिविडेंड को अर्न करने के लिए ही हुआ है, हाउ बराबर है। ये डिविडेंड वाली जो इनकम है ये टैक्सेबल है, हाउ बराबर है। अब ये टैक्सेबल है तो इसको अर्न करने के लिए जो खर्चा हुआ है उसका भी डिडक्शन मिलना चाहिए, और मिलता है। नया आया है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज शेयर्स इज टैक्स इज डिडक्टिबल। ठीक है, तो अब डिडक्शन मिल जाएगा 12,000 का, बट इसके अंदर लिमिट डाली हुई है, लिमिट है 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड का। लिमिट कितना है, 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड का, मतलब आपको पूरा 12,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 20% ऑफ 2,000, मतलब 4,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। समझे क्या? तो ये पूरा 12,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको डिडक्शन मिलता है बट 4,000 का, 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड तक। ठीक है, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेस शेयर्स, डिडक्शन इज इक्वल टू लोअर ऑफ इंटरेस्ट पेड और 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड। और ये सेम चीज वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। कितना डिडक्शन मिलता है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड और 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड, मतलब डिविडेंड जो अपने को 20,000 का मिला है उसमें से 4,000 का डिडक्शन है, बचा हुआ 16,000 अपने को टैक्सेबल है इन इफेक्ट। क्लियर है? यस। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था, अकाउंटिंग जब सेक्शन 145 पढ़ा रहा था कि दो ही हेड्स ऐसे हैं, पीजीबीपी और आईएफओएस, जिसमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ एम्प्लॉयर नहीं, असेसी को इज्जत दी जाती है। मतलब असेसी अगर अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहा है तो टैक्सेबिलिटी भी अक्रूवल बेसिस पे रहेगी, असेसी अगर कैश बेसिस फॉलो कर रहा है तो टैक्सेबिलिटी भी कैश बेसिस पे रहेगी। ये मैं आपको बता चुका हूं, या सारी कोई भी फैकल्टी जिससे आपने पढ़ा है वो सारे आपको बता चुके होंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये अपन ने सारी चीजें डिविडेंड में पढ़ ली है ना सब। ये पहला हो चुका है अपना, हाउ हो गया, दूसरा हो गया हाउ, तीसरा हो गया हाउ, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, और ये भी हो गया सारा। ठीक है, अब कुछ इनएडमिसिबल डिडक्शंस है, अब कुछ इनएडमिसिबल डिडक्शंस है, मतलब इनका डिडक्शन नहीं मिलता। जैसा पहला पर्सनल एक्सपेंस नहीं मिलता, एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव सेम एज 48(2), ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है 48(2) का, पीजीबीपी का जो 48(2) है ना वैसा कॉपी पेस्ट है। ये कैश पेमेंट सेम एज 48(3). फिर डिसअलाउंस, मतलब टीडीएस वाले जो डिफॉल्ट है ना सेक्शन 40A(1),
40A1A, मतलब टैक्स काटना था बट नहीं काटा तुमने। अब वो इनकम अगर आईएफओएस में टैक्सेबल है तो उसका डिडक्शन भी आईएफओएस में मिलना चाहिए, बट आईएफओएस उसको डिसअलाउ कर देता है अगर आपने टैक्स वाला टीडीएस वाला डिफॉल्ट करा है तो वो भी एप्लीकेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीजें अपनी हो चुकी है। अब क्या बचा है अपना, सिर्फ अपना बचा है गिफ्ट वाला पढ़ना, और वो गिफ्ट वाला बताता हूं, 1-2 मिनट का ब्रेक लेंगे फिर गिफ्ट वाला चालू करते हैं। मतलब जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसको तो नॉर्मल ही मिलेगा, ठीक है, तो रिकॉर्डेड वाले को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लाइव में बचा है वो गिफ्ट वाले के लिए 5 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक ले लो। चलिए शुरू करते हैं। यस, तो अभी गिफ्ट का बचा है। ठीक है, देखो गिफ्ट का बहुत सिंपल है, ये आपको ऐसे दिख रहा होगा इस तरीके से। गिफ्ट आपको जो मिलते हैं, गिफ्ट मतलब क्या होता है बेसिकली, गिफ्ट मतलब होता है कोई भी चीज आपको मिलना विदाउट कंसिडरेशन, और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी यहां पे आ गया। मतलब अगर आपको कोई चीज फ्री में मिलती है तो वो भी गिफ्ट है। सेक्शन 56(2)(x ऑपरेट करता है इस पे, और ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल है जब इंडिविजुअल या एचयूएफ को गिफ्ट मिल रहा है। इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है ये चीज। ठीक है, प्लस एक और चीज जो ध्यान में रखनी है वो आपको है तभी है जब ये गिफ्ट जिसको मिल रहा है उसके हाथों में टैक्सेबल है। टैक्सेबल टू रेसिपिएंट, टैक्सेबल टू रेसिपिएंट, RECPIENT, टैक्सेबल टू रेसिपिएंट होता है, मतलब जिसको मिल रहा है उसको टैक्सेबल होता है। प्लस वो तभी टैक्सेबल रहेगा जब रेसिपिएंट के लिए, याद रखना स्पेसिफिकली, जब ये रेसिपिएंट के लिए कैपिटल एसेट हो। हाँ जी, कैपिटल गेन्स की डेफिनेशन में जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, कैपिटल गेन्स में जो अपन ने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वो कैपिटल एसेट के अंदर, वो कैपिटल एसेट के अंदर जो चीजें आती है अगर वो ही मिली तो ही रेसिपिएंट के हाथों में टैक्सेबल रहेगा, एंड इट शुड बी अ कैपिटल एसेट फॉर द रेसिपिएंट। मतलब किसी को कार गिफ्ट मिली है तो कार कैपिटल एसेट है नहीं तो टैक्सेबल नहीं रहता। क्लियर है? हाँ, तो गिफ्ट तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है मनी, मनी मतलब कैश में ही नहीं बात कर रहे, मनी में वो भी आ गया, क्या बोलते हैं उसको, मनी में वो भी आ गया, बैंक चेक मिला, डिमांड ड्राफ्ट मिला, सब आ गया। एक मनी, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी, और तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। अब मनी तो ऑब्वियस है, आपको बिना कंसिडरेशन के मिल सकते, कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि लो 4,000 रुपए लो और आप उसमें से 2,000 मेरे को वापस दो और 2,000 आप रखो। तो मनी पूरा इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए मिलता है। और मनी के केस में ऐसा है कि जो आपको टोटल अमाउंट मिल रहा है इन अ प्रीवियस ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर, जो आपको टोटल अमाउंट मिल रहा है वो अगर 50,000 रुपए के ऊपर है तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल। मतलब अप टू 50,000 रुपए आपको मिल रहा है सारे लोगों से, पूरे साल भर में जितने भी लोगों से आपको अमाउंट मिल रहा है, अगर वो 50,000 के ऊपर है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल, और अगर 50,000 रुपए है तो 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं रहता। 50,000 के ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल, 50,000 तक मिल रहा है तो 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं रहता मनी के केस में। टोटल देखना है फ्रॉम ऑल पर्सन, जितने भी लोगों से मिला है वो। ठीक है, ठीक है, तो भैया इसकी प्रोविजन देख लेते एक बार। देखो क्या बोलता है, मनी और चेक, यहां पे आपको सारे ट्रांजैक्शंस देखने, ऑल ट्रांजैक्शंस इफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम वन और मोर पर्सन, मतलब जितने भी लोग आपको पैसे दे रहे हैं वो अगर 50,000 से ऊपर है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। अगर 50,000 के नीचे है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। 50,000 रुपए तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। ग्रेटर देन 50,000 रहा तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल है सारे लोगों से, साल भर के अंदर जितना भी मिला वो। अब जो लोगों का एग्जाम्प्ट है जैसे रिलेटिव्स का ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, वो अमाउंट इसमें नहीं आएगा। रिलेटिव्स तो एग्जाम्प्ट ही है, खत्म कर दो। शादी पे मिल रहा है, एग्जाम्प्ट है, खत्म कर दो, उसको लेना ही नहीं है इसके अंदर। मतलब जो टैक्सेबल अमाउंट है, मतलब जो लोगों का नीचे जाके यहाँ पे एग्जाम्प्ट नहीं दे रखा है, उन लोगों से मिल रहे हैं 50,000 के ऊपर तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स। क्लियर? हाँ, ओके। तो ये गिफ्ट को अब यहां पे चेंज करा है इन्होंने बाय एनी पर्सन। तो मैंने जो पहले इंडिविजुअल एचयूएफ कहा था उसको उड़ा देना, बाय एनी पर्सन है। ठीक है, बट फिर भी ये सेक्शन जो है प्रॉपरली इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए लगता है। कंपनी के लिए, एक क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए अलग सेक्शन दे रखा है, यहाँ पे इधर है, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए अलग सेक्शन दे रखा है, वो बाद में देखते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली आपको कहा गया रे भैया, हाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो पहला पार्ट होता है भैया मनी का, पहला पार्ट होता है मनी का। अगर टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम ऑल पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन 50,000 तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल। ठीक है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी के जो गिफ्ट्स मिलते हैं आपको, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी में आपको क्या मिल सकता है, गोल्ड मिल सकता है जो कि कैपिटल एसेट है, ज्वेलरी मिल सकती है जो कैपिटल एसेट है, शेयर्स मिल सकते हैं जो कैपिटल एसेट है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में दो सेग्रीगेशन होते हैं, एक पूरा का पूरा फ्री मतलब विदाउट कंसिडरेशन, और दूसरा होता है डिस्काउंट पे मतलब फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। पूरा का पूरा फ्री जो रहा वो अलग पार्ट है, जो डिस्काउंट के लिए रहा वो अलग पार्ट है। और इसके अंदर भी लिमिट है, 50,000 रुपए की ही लिमिट है, 50,000 का ही लिमिट है। बट ये 50,000 का लिमिट फ्री वालों के लिए अलग है और डिस्काउंट वालों के लिए अलग है। याद है आपको? तो अपने को क्या करना है, अपने को देखना है कि कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिल रही है प्रीवियस ईयर में जो फ्री है, फ्री वाली सारी अलग रखना है, फ्री वाली सारी अलग रखो, और जो डिस्काउंट पे मिल रही है उनको भी अलग रखो। ठीक है ना? मतलब आपको एक शेयर्स मिले फ्री में, फ्री में मिले मतलब 20,000 के शेयर्स है, वो आपको फ्री में दिया, किसी आपने दोस्त ने गिफ्ट कर दिया, किसी ने आपको 15,000 की ज्वेलरी गिफ्ट करी, गोल्ड रिंग गिफ्ट करी है, किसी ने आपको कुछ और गिफ्ट करा है। तो इस तरीके से जो भी फ्री में है उन सबको ऐड करना है एक जगह। अगर इन सबका फेयर मार्केट वैल्यू, इन सबका फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 के ऊपर है, फ्री वालों का फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 के ऊपर है, तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। और फ्री वालों का फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 के नीचे है या 50,000 है तो पूरा एग्जाम्प्ट है, पूरे पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो फ्री वाला अलग सेक्शन है, और जो डिस्काउंट पे मिलते हैं उनको अलग लेना है, डिस्काउंट पे मिलते हैं उनको अलग लेना है। और ये केस में जो डिस्काउंट की वैल्यू है वो देखना, अगर डिस्काउंट 50,000 के ऊपर है तो पूरा का पूरा डिस्काउंट टैक्सेबल, और अगर डिस्काउंट 50,000 या उससे नीचे है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। ठीक है? जैसे देख लो, एक शेयर दिए आपके दोस्त ने 20,000 के, आपको 5,000 में दिए। ठीक है? दूसरे एक दोस्त ने शेयर्स दिए आपको 40,000 के, आपको दिए फ्री में। तीसरे एक दोस्त ने आपको गोल्ड दिया 50,000 का, ठीक है, उसने आपसे 40,000 रुपए ही लिए। ठीक है? चौथे एक दोस्त ने आपको गोल्ड का रिंग दिया 20,000 का, और उसने आपसे 15,000 रुपए ही लिए। पांचवें एक दोस्त ने आपको दिया शेयर्स ही दिया 60,000 के, उसने आपसे लिए 55,000 रुपए। ठीक है? इस तरीके से आपको अलग अलग ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे। तो आपको क्या करना है, देखो एक और चीज, आपको एक दोस्त ने गोल्ड ईयर रिंग्स दिया आपकी बीवी को देने के लिए, मतलब आप लड़की हो तो आपको खुद को दिया। ठीक है? 25,000 की ईयर रिंग्स थी और ये आपको दिया उसने फ्री में। अब आपने एक दोस्त ने आपको शेयर्स दिए 12,000 के, वो भी दिए फ्री में। तो लोग क्या करते हैं, गलती क्या होती है, लोग सबको ऐड कर देते हैं ना, सबको ऐड नहीं करना है। ये फ्री वाले अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है। ठीक है? तो फ्री वालों को देखो, 1 2 और 3, कितना डिस्काउंट, कितना फ्री में मिला है, 40 और 20 65 प्लस 12 77,000 का मिलेगा है फ्री का अमाउंट। अब ये बड़ा है ना, हाँ, तो पूरा 77,000 टैक्स है। ठीक है? अब डिस्काउंट वाली चीजें आपको देखनी है, डिस्काउंट वाली चीजें, कितना डिस्काउंट है यहाँ पे, 15,000 का, यहाँ पे 10,000 का, यहाँ पे 5,000 का, यहाँ पे 5,000 का। ठीक है? अब टोटल डिस्काउंट देखो, 15 और 10 25 और 10 35, टोटल डिस्काउंट है 35,000 का। दिस इज लेस देन 50,000, हाउ, तो ये नॉट टैक्सेबल, ये टैक्सेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वहां पे आपको ऑल ट्रांजैक्शंस मिला के देखने हैं, और वो जो ऑल ट्रांजैक्शंस है उसको भी फ्री वालों में डिवाइड करना है और डिस्काउंट वालों में अलग अलग डिवाइड करना है। मतलब फ्री के सारे ट्रांजैक्शंस मिला के वैल्यू 50,000 की है, डिस्काउंट के सारे ट्रांजैक्शंस मिला के 50,000 का लिमिट है। ठीक है ना? लोग फ्री और डिस्काउंट को मिक्स कर देते हैं, फिर आंसर गलत हो जाता है। ये बुक के अंदर मैंने क्वेश्चन बैंक के अंदर इसके क्वेश्चंस दे रखे, ध्यान से देख लेना। ठीक है? सर यहां पे वो टॉलरेंस बैंड नहीं आता है क्या? नहीं, यहां पे नहीं आता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता। प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपको देखना है फेयर मार्केट वैल्यू, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपको देखना है फेयर मार्केट वैल्यू। यहां पे ऑल असेस ही है, ठीक है ना, इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है। ठीक है? अब ये देख लेते हैं अपन, यहां पे यही दिया है क्या, तो देखो यहां पे रिसीट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी,
लिमिट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट है। इसको फ्री मतलब विदाउट कंसिडरेशन और कंसेशनल मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए। अगर एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज ग्रेटर देन 50,000, होल अमाउंट ऑफ एफएमवी इज टैक्सेबल। अगर डिस्काउंट के केस में एग्रीगेट डिस्काउंट ऑन ऑल मूवेबल प्रॉपर्टीज ग्रेटर देन 50,000, तो डिस्काउंट ही टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। तो मतलब इसका मतलब मुद्दे की बात यह है कि मनी के अंदर अपने को सारे ट्रांजैक्शंस देखने हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर फ्री में सारे ट्रांजैक्शंस देखने हैं, डिस्काउंट वाले सारे ट्रांजैक्शन। क्लियर है? ओके। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर सिंगल ट्रांजैक्शन का देखना है। तो जो 50,000 की लिमिट है वो सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए है। तो सिंपल, वापस से इमूवेबल प्रॉपर्टी भी दो तरह से मिल सकती है। एक तो पूरा आदमी कोई आपको जमीन फ्री में दे दे, आओ। दूसरा, कोई आदमी आपको जमीन नहीं, कोई आदमी आपको जमीन सस्ते में नहीं देगा, वो ट्रांजैक्शन सस्ते पे दिखाए हुआ, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को लेना है। अच्छा, पहली बात याद रखना कि मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको देखना है फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको देखना है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ठीक है। ओके। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सारे ट्रांजैक्शंस मिला के देखना है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट है 50,000 रुपए का। यस, आई होप आई एम क्लियर। अब वापस से आते हैं भैया अपने चार्ट पे। देखो, इससे ज्यादा डिटेल में कोई आदमी ने रिवीजन पे यूट्यूब पे डाला नहीं होगा, देख लेना कहीं पे भी यूट्यूब पे, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां पे देखना है सिंगल ट्रांजैक्शन, मतलब एक ट्रांजैक्शन है तो उसमें देखना है 50,000 का लिमिट। अगर ये फ्री का रहा तो क्या करना है, विच अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 50,000 तो एसडीवी इज टैक्सेबल, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे टैक्स लग जाएगा। मतलब किसी ने आपको लैंड दिया 6 लाख का, फ्री में दिया, तो 50 के ऊपर है, टैक्सेबल, खत्म, डायरेक्ट एक ही देख के खत्म। इसमें रुकना नहीं है, बाकी सारे देखेंगे के लिए, इसमें सिंगल ट्रांजैक्शन देखना है। अब डिस्काउंट पे एक चीज रहती है, फ्री में दिया, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 के ऊपर है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल, ठीक है। अब डिस्काउंट के केस में ये स्टार वाला पॉइंट है, अगर डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है इज ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, तो डिस्काउंट इज टैक्सेबल। डिस्काउंट अगर 50,000 के ऊपर का मिल रहा है तो डिस्काउंट इज टैक्सेबल। अब ये कहना, इसमें एक चीज इग्नोर करने वाली बात है, सर पहले डिस्काउंट पे कैसे मिलता है ये बताओ। मैंने बोला रुको तो सही है, देखो। अच्छा, ये पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ अभी डिस्काउंट का, इस पे चर्चा बाकी है, इस पे बहुत शानदार वाली चर्चा बाकी है, ठीक है। किसी चीज का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 60 लाख रुपए, और आपने एक्चुअल सेल कंसीडरेशन है, आपने लिया 55 लाख रुपए का। अब गवर्नमेंट वैल्यूएशन है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 60 लाख, आपने 55 में लिया, मतलब आपको 5 लाख के डिस्काउंट पे मिल गया, और ये 5 लाख इज ग्रेटर देन 50,000, तो आप कह दोगे कि 5 लाख का अमाउंट टैक्सेबल है, 5 लाख रुपए टैक्सेबल है रेसिपिएंट के हाथ में। अरे किसी आदमी को 60 लाख की चीज 55 लाख में मिली तो रेसिपिएंट के हाथों में टैक्सेबल है 5 लाख रुपए, बरोबर, या आईएफओएस के हिसाब से। बट कैपिटल गेन्स में भी तो एक टॉलरेंस बैंड दे रखा है ना, कैपिटल गेन्स में भी तो दे रखा है सेक्शन 50C 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, याद आया आपको? उसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, नहीं तो जो आदमी ने बेचा, अरे कोई एक मिस्टर एक्स है, उसने वाई को बेचा, ठीक है। अब वाई रेसिपिएंट हो गया, अब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू था इस प्रॉपर्टी का 60 लाख रुपए, और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन था 55 लाख रुपए। अब ये आदमी के हाथों में कैपिटल गेन्स अराइज होगा इस लैंड पे, और इस आदमी के हाथों में आईएफओएस का गिफ्ट का सेक्शन लगेगा, बरोबर? अरे हाउ कि नहीं? तो ये आदमी मिस्टर एक्स जिसने बेचा, उसके लिए जब आप सेल कंसीडरेशन डिटरमाइन करोगे, उसके लिए जब आप सेल कंसीडरेशन डिटरमाइन करोगे तो सेक्शन 50C लगेगा, और सेक्शन 50C बोलता है कि सेल कंसीडरेशन इज एक्चुअल सेल कंसीडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। बट उसके बाद में एक उन्होंने लिमिट दिया है कि अगर
10% का मार्जिन है तो हम अलाउ कर देंगे। अरे हाउ कि नहीं, आपने देखा है ना, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल सेल कंसिडरेशन तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेंगे, बट 10% का लिमिट दिया है और ये 10% एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का है। तो ये आदमी के हाथों में, मिस्टर एक्स के हाथों में, वाई का छोड़ दो, अभी आईएफओएस का बाद में देखते हैं, मिस्टर एक्स के हाथों में क्या होगा। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 55 लाख है, 55 लाख का 10% का अपने को लिमिट है, 55 लाख का 10% होता है 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इज टॉलरेंट बैंड, मतलब 5.5 लाख रुपए का टॉलरेंस बैंड है। तो प्रोविजन क्या थी, प्रोविजन क्या थी, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, देन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इक्वल टू एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, विच एवर इज हाइयर का रूल नहीं लगेगा। ये कैपिटल गेन्स में पढ़ाया हुआ है डिटेल में, रिवीजन जाके देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लगे तो, ठीक है। अब देखो 55 लाख इंटू 110%, तो यहां पे तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60.5 लाख तक रही, 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितना आता, 60.5 लाख, 50 लाख, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 60 लाख रुपए। तो ये केस में अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, नालायक को बताओ। वेरी गुड, 55 लाख। तो मतलब ये आदमी के लिए 55 लाख ले रहे हो, और इस गरीब को क्या बोल रहे हो मालूम है तुम, इस गरीब को बोल रहे हो कि भैया तेरा डिस्काउंट कितना है, तेरा डिस्काउंट है 5 लाख रुपए, ये 50,000 के ऊपर है, तो तेरे को 5 लाख रुपए टैक्सेबल। वो बोलेगा मर जाओ मेरी जान ले लो, इसको 10% का लिमिट दिया है, इसको 10% का लिमिट दिया है, मेरे को भी तो दो, बरोबर। तो यहां पे उसके लिए आईएफओएस के अंदर भी एक चेंज करे हुआ है, आईएफओएस के अंदर लिखा है इफ डिस्काउंट इज ग्रेटर देन हायर ऑफ ए और बी। ए क्या है, आईएफओएस का लिमिट 50,000, और बी क्या है, 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। ये बी कैपिटल गेन्स का टॉलरेंस बैंड का लिमिट यहां पे भी दे दिया। अगर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, देन डिस्काउंट इज टैक्सेबल, देन डिस्काउंट इज टैक्सेबल। अरे कहा गया टैक्सेबल, ऐसा लिखे हुआ है। अब बताओ अपने केस में डिस्काउंट कितना है, अपने केस में डिस्काउंट कितना है, 5 लाख। अब एक ये हो गया, दूसरा निकालो, हायर ऑफ ए और बी, ऑफ ए क्या है 50,000, बी क्या है एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का 10%, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन अपने केस में 55 लाख, तो 55 लाख का 10% हो गया 5,50,000। तो ए और बी का हाइयर क्या है, ये 5,50,000। मतलब अगर डिस्काउंट 5,50,000 रुपए से ज्यादा रहा तो डिस्काउंट टैक्सेबल है, और यहां पे डिस्काउंट है 5 लाख रुपए, तो देयरफॉर नथिंग इज टैक्सेबल, यहां पे नथिंग इज टैक्सेबल। समझ में आया? वीडियो वापस से एक बार देख लेना, अगर तुमने कहीं और से पढ़ा है तो दिमाग के तार खुल जाएंगे, या बहुत टाइम पहले किसी से भी पढ़ा है तो दिमाग के तार खुल जाएंगे। अब ये प्रोविजन है यहां पे, देखो इफ डिस्काउंट इज, अरे बाप रे, इफ डिस्काउंट इज हायर ऑफ 50,000 और 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, तब जाके डिस्काउंट टैक्सेबल होगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पे बोला है सेक्शन 56 टू एप्लीकेबल है अगर गिफ्ट कैपिटल एसेट है, अगर पर्सनल इफेक्ट है, स्टॉक इन ट्रेड है या कंज्यूमेबल स्टोर है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगी। और अमेंडमेंट, गिफ्ट रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी फ्रॉम रेसिडेंट, अरे कहां पे पढ़ा था रेसिडेंशियल स्टेटस में, कि अगर कोई रेसिडेंट आदमी किसी नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को कुछ गिफ्ट दे रहा है, वो कैश और ब्लैक वाला ट्रांजैक्शन, तो जो नॉन रेसिडेंट है या फॉरेन कंपनी है उसके हाथों में इंडिया में अक्रू हुआ ऐसा माना जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये है, अब जो नीचे पढ़ने वाले हैं ना, अब जो नीचे पढ़ने वाले हैं ये गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं रहते। फॉलोइंग गिफ्ट्स आर नॉट टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं रहते। मतलब व्हाइल कैलकुलेटिंग द अबाउ लिमिट ऑफ 50,000
फॉलोइंग अमाउंट शुड नॉट बी कंसीडर्ड। जैसे पहला है गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, रिश्तेदार आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, कभी टैक्सेबल नहीं रहेगा। दूसरा, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन मैरिज, शादी के वक्त कोई भी गिफ्ट दे रहा है, कोई भी दोस्त भाई बहन रिश्तेदार, कोई भी रिश्तेदार तो कभी भी दे, एग्जाम है, कोई टैक्सेबल नहीं है। रिश्तेदार कभी भी दे, टैक्सेबल नहीं है। शादी पे कोई भी दे, टैक्सेबल नहीं है। तीसरा, कोई आदमी मर रहा था, डेथ बेड पे था, और उसने मेरे को दे दिया अपनी प्रॉपर्टी, या मेरे को तो मालूम भी नहीं था, बाजू वाले शर्मा जी जा रहे थे, उन्होंने बोला मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी प्रणव चांडक को मिले, से टैक्स लोगे? अरे भैया मेरे से क्यों टैक्स लोगे? उनको बोलो शर्मा जी से जाओ मांगो टैक्स, उनने दिया मेरे को। हाँ, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पे और डोनर, गिफ्ट रिसीव्ड अंडर विल और इनहेरिटेंस, दादाजी से कुछ प्रॉपर्टी अपने को आई भी है, टैक्सेबल नहीं है। लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट मिल रहा है, वो भी टैक्सेबल नहीं है। लोकल अथॉरिटीज मेरे को एक, जैसे अभी एक गिफ्ट ये दिया था उन्होंने, थोड़ा तोहफा 11,000 का, कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, तो मेरे को वो एक लोकल अथॉरिटी ने दिया था, एग्जाम हमारे गांव के, उनको लग रहा था मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो उनने दिया था, टैक्सेबल नहीं था। ठीक है। फ्रॉम रजिस्टर्ड रिलीजियस ट्रस्ट, जो रिलीजियस या सॉरी रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, जो रजिस्टर्ड है 1023 सी के अंदर, जो स्पेसिफाइड है, रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से मिल रहा है। मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि भैया आत्माराम फाउंडेशन गेव अ गिफ्ट ऑफ, या स्कॉलरशिप दिया किसी को, या किसी को तोहफा दिया, ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट देती रहती ना, ये आत्माराम फाउंडेशन वगैरह, ये रजिस्टर्ड रही चैरिटेबल ट्रस्ट, इनसे गिफ्ट मिल रहा है तो टैक्सेबल नहीं है। बट रजिस्टर्ड नहीं रही और उनसे गिफ्ट मिल रहा है तो टैक्सेबल है। गिफ्ट रिसीव्ड बाय ट्रस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल, मैंने कोई ट्रस्ट बनाई अपने भाई के बेनिफिट के लिए, या अपने बीवी के बेनिफिट के लिए, अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए, अब वो ट्रस्ट में मेरे को कुछ तो एसेट देना था, तो मैंने वो ट्रस्ट को एसेट दिया, ट्रांसफर किया, अब वो उनसे पैसे तो लिया नहीं है, तो वो गिफ्ट हो गया, तो जो ट्रस्ट को मेरे से जो गिफ्ट मिले हुआ है वो उनके हाथ में टैक्सेबल नहीं रहता, क्योंकि ये ट्रस्ट मैंने अपने रिलेटिव्स के बेनिफिट के लिए बनाई। ठीक है, ओके। तो शादी पे मिला तो टैक्सेबल नहीं है, रिलेटिव से मिला तो टैक्सेबल नहीं है, किसी के डेथ बेड पे मिला, डेथ बेड पे किसी आदमी की इच्छा से मिला तो टैक्सेबल नहीं है, विल में मिला तो टैक्सेबल नहीं है, लोकल अथॉरिटी से मिला तो टैक्सेबल नहीं है, रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला तो टैक्सेबल नहीं है, या फिर किसी ट्रस्ट को मिला किसी इंडिविजुअल से, जिस इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट बनाई गई है, तो उसको भी टैक्सेबल नहीं है। रिलेटिव की डेफिनेशन में क्या आता है? मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बीवी, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, भाई बहन बीवी। ठीक है। ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, साला साली। ठीक है, मेरी ऊपर की जनरेशन, मेरी नीचे की जनरेशन। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था। एचयूएफ का रिलेटिव कौन रहता? मेंबर ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का रिलेटिव कौन रहता? एचयूएफ के मेंबर्स। एचयूएफ का रिलेटिव कौन रहता? एचयूएफ के मेंबर्स। इस पे क्वेश्चन आता है, बच्चे गलतियां करते हैं, ध्यान रखना। एचयूएफ का रिलेटिव कौन रहता? एचयूएफ के मेंबर्स। ठीक है, ओके। अब एक इंडिविजुअल का रिलेटिव कौन रहता है, ध्यान से सुनना। ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बीवी, मतलब अपनी बाजू की जनरेशन, मेरी बहन, मेरा भाई और मेरी बीवी साथ में। ठीक है, बीवी का भाई बहन, मतलब मेरा साला, मेरी साली। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरी मम्मी पापा भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे दादा दादी, मेरी ऊपर की जनरेशन पूरी, मेरी नीचे की जनरेशन, मेरा बच्चा, उसका बच्चा, ये सारे मेरे रिलेटिव्स हैं। ठीक है, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके भाई बहन, मतलब मेरे मम्मी के भाई बहन, मतलब मेरे मामा मेरी बुआ, अब मेरे मामा और मेरी मासी, मेरे पापा के भाई बहन मतलब मेरे चाचा और मेरी बुआ, ये मेरे रिलेटिव्स है, बुआ रिलेटिव्स है। ठीक है, लीनियल और असेंडेंट और डिसेंडेंट, लीनियल, असेंडेंट और डिसेंडेंट, मतलब मेरी ऊपर की पीढ़ी, मेरे नीचे की पीढ़ी, मेरे ऊपर मेरे पापा, मेरे दादा, उनके दादा, वो ऐसे, और मेरे नीचे की पीढ़ी, मेरा बच्चा, उसका बच्चा, ऐसे सारे। लीनियर, असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब मेरी बीवी के भी ऊपर की और नीचे की पीढ़ी, मतलब मेरी बीवी के पापा, मेरी बीवी के दादा, मेरी बीवी का बेटा, और नीचे की पीढ़ी सेम हो गई है, मतलब मेरी बीवी का बेटा, मेरी बीवी का, वो भी मेरे ही हो गए ना। हाँ, तो ऊपर वाले मतलब मेरे ससुर जी, मेरे दादा ससुर जी, ये भी मेरे रिश्तेदार हो गए, और इन सब के स्पाउस, इन सब की बीवियां, मतलब देखो, मेरा यहां मैं हूं, यहां मैं हूं, यहां मैं हूं पर्सन। ठीक है, मेरी सेम पीढ़ी, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, और यहां मेरे साथ में है दिशा। ठीक है, स्पाउस। ठीक है, अब मेरी ऊपर वाली पीढ़ी है, पापा, दादा,
नीचे बेटा और पोता, ठीक है, नीचे, ठीक है, बेटी भी होती है पोती भी होती है, ठीक है, रोना मत उस पे। ये मेरी वाली पीढ़ी हो गई। मेरी बीवी की भी ऊपर में, मतलब ससुर जी, दादा ससुर जी, ठीक है। और नीचे वाली मेरी बीवी की पीढ़िया, नीचे वाली उसका भी बेटा मेरा भी बेटा, एक ही है, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाली अलग है क्योंकि मेरे पापा है, मेरे उसके पापा मेरे ससुर जी है, मेरे दादा है, उसके दादा मेरे दादी ससुर जी है। और इन सब के स्पाउसेस, मतलब मेरे भाई की और मेरे पापा इधर, या मम्मी, पापा की बीवी मतलब मम्मी, ठीक है, इनके भी चाचा बुआ, ठीक है, मम्मी के साइड में मामा मासी, ठीक है। बीवी के साइड वाले नहीं नहीं, बीवी के चाचा वगैरह नहीं, बुआ नहीं, मामा नहीं, मासी नहीं, ठीक है, मेरी बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दिशा के लिए उसके रिलेटिव्स में वो आएंगे, पर मेरे चाचा उसके रिश्तेदार नहीं होंगे, मेरी बुआ उसके रिश्तेदार नहीं होंगे, डायरेक्ट वाली, ठीक है। प्लस इनके पति, मतलब चाची, बुआ के फूफा, मामा के मामी, मासी के मासा, भाई की बीवी, मतलब बहन का पति, मतलब मेरे जमाई, बेटे की बीवी, पोते की बीवी, इन सब के स्पाउसेस भी आ गए, ठीक है ना। ओके, ये हो गए रिश्तेदार की डेफिनेशन। और किधर गया बेटा, और किधर गया, और किधर गया, यहां पे खत्म हो गया। अब बस एक चीज लास्ट वाली बची है, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी टू रेसिडेंट। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है और वो शेयर्स इशू कर रही है, क्लोजली हेल्ड, वो शेयर्स इशू कर रही है एट प्रीमियम पे रेसिडेंट आदमी को, तब जाके सेक्शन एप्लीकेबल होगा 5627B। 5627B कब एप्लीकेबल होगा, जब किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने रेसिडेंट शेयर होल्डर को, जब किसी कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने रेसिडेंट शेयर होल्डर को शेयर्स इशू करे हैं प्रीमियम पे, तो जाके सेक्शन एप्लीकेबल होगा। और अगर सेक्शन एप्लीकेबल हो गया तो जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट रहेगा इश्यू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे जितने ऊपर पे इश्यू करा है उन्होंने, उतना अमाउंट उनके हाथों में टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। तो सवाल ये आता है, देखो सुन लो, क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर अपने रेसिडेंट शेयर होल्डर को इशू कर रही है शेयर्स, रेसिडेंट शेयर होल्डर को इशू एट प्रीमियम करा, इशूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे इशू करा तब जाके ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो पहले देखना है सेक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है। सेक्शन 5627B, पहले देखना है ये सेक्शन एप्लीकेबल है कि नहीं है। अगर एप्लीकेबल है तो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट प्राइस से जितने ऊपर में बेचा वो। इसके एग्जांपल्स मैंने बुक के अंदर दे रखे हैं। तो पहले चेक करो इशू एट प्रीमियम, जैसे मान के चल लो किसी ने इशू प्राइस है 120 रुपए, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 110 रुपए और फेस वैल्यू है इसकी 100 रुपए। तो इशू कितने पे किया, 100 रुपए की चीज है, 120 पे इशू करा, मतलब प्रीमियम पे इशू करा है, बराबर है। प्रीमियम पे इशू करा है तो सेक्शन एप्लीकेबल हो गया। अब सेक्शन एप्लीकेबल हो गया तो टैक्स कितने पे लगेगा, जितने महंगे में इशू करा है। मार्केट वैल्यू 110 है, 120 में इशू करा है, 120 माइनस 110, 10 रुपए पे टैक्स लगेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, इशू प्राइस है 90 रुपए, ठीक है, इस शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू है 60 रुपए, 60 रुपए का शेयर्स है, 90 रुपए में इशू करा, ठीक है, बट इसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए। तो अब देखो 60 रुपए की चीज 90 में इशू करा, मतलब महंगे में इशू करा है, टैक्सेबल अमाउंट 30 रुपए होना चाहिए, बट क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल है। अरे भैया 100 रुपए की चीज 90 में इशू करी, प्रीमियम पे इशू नहीं करा है, तो ये सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं है, तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने की बात ही नहीं है। तो पहले देखना है शेयर्स प्रीमियम पे इशू है क्या, अगर इशूड है तब जाके टैक्सेबल अमाउंट आएगा, ठीक है। जैसे तो यहां पे नो टैक्स क्योंकि सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। जैसे अगर समझ लो कोई शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए का है, इसको इशू प्राइस कराए, इशू कराए 120 पे, 130 पे, 130 पे इशू कराए और इसका फेयर मार्केट वैल्यू है बेटा 150 रुपए। तो अब सेक्शन क्या
प्रीमियम पे इशू करा है, हाँ प्रीमियम पे इशू करा है, टैक्सेबल सॉरी एप्लीकेबल है सेक्शन 56 to 7 भी एप्लीकेबल है क्योंकि प्रीमियम पे इशूड है। बट मार्केट वैल्यू है भैया 150 रुपए, 130 में इशू करा है, तो क्या महंगे में इशू करा? नहीं, महंगे में इशू नहीं करा। हाँ प्रीमियम पे इशू करा बट मार्केट वैल्यू 150 रुपए का शेयर 130 में ही दिया ना, तो यहां पे नो टैक्स। टैक्स कितने पे लगता है? इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। अरे फेयर मार्केट वैल्यू से जितने ऊपर में बेच रहे हो, अब यहां पे तो सस्ते में दिया और फिर पर प्रीमियम पे दिया है ना, अरे हाँ प्रीमियम पे दिया तो सेक्शन एप्लीकेबल है बट टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस से कम में दिया है। ठीक है, ये तीनों केसेस है मैंने बता दिया। यहां पे अपना आईएफओएस खत्म हो गया पूरा, इससे डिटेल्ड रिवीजन कहीं एप्लीकेबल नहीं होंगी। ये वीडियो आपको YouTube पे भी मिल जाएगा, ये वीडियो आपको प्रणव चांडक एकेडमी के एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, ये वीडियो आपको जहां जहां चाहिए वाह वाह हर जगह मिल जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर जो भी आपके दोस्त भाई बहन है जो सीएमए इंटरमीडिएट, सीए, सीएस, सीएमए तीनों दे रहे या फिर सीएमए फाइनल या सीएस प्रोफेशनल दे रहे, उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिए, एप्लीकेबल हो जाएगा उन सब के लिए, ये पूरी प्रोविजन एप्लीकेबल है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, टिल देन बाय बाय।